हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेकंड पार्ट। आइडिया पेज पे दो आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। एक तो ये वाला, आवर लार्जर चाइना पिक्चर, और बिल्डिंग एन न्यू इंडिया। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। प्रीवियस गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि इसके राइटर जो हैं वो करंट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। इसमें से अपने आंसर राइटिंग में जो चीज़ें काम की आ रही हैं वो मैंने पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। और ये आर्टिकल अपना पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से एक आइडिया लग जाएगा कि चाइना की अभी जो इंटेंशंस है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, अ न्यू स्ट्रेटजी कंबाइनिंग डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री मीन्स इज़ नीडेड टू काउंटर बीजिंग। बीजिंग को हम किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिसमें डिप्लोमेटिक फैक्टर भी होगा और मिलिट्री फैक्टर, इन दोनों को हैंड इन हैंड लेके फिर हम चाइना को कैसे कंटेन कर सकते हैं वो बात बताई गई है। उसके बारे में हम क्या करें वो चीज़ अपन बात करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल लिखा गया है राजा मेनन के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं कंटेक्स्ट क्या है। मार्च अप्रैल में बीजिंग ने अक्साई चिन के रीजन में अपने ट्रूप्स को कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया, बहुत सारे ट्रूप्स को एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एग्रेशन दिखाया गलवान वैली में और पैंगोंग त्सो की जो फिंगर 4 से 8 तक का रीजन है, जो कि पहले बफर जोन हुआ करता था वहाँ पर, और देप्सांग प्लेट्यू वाले रीजन में। ठीक है, टाइम जैसे जैसे बीता तो मई और जून आते आते 40,000 ट्रूप्स तक इकट्ठे हो चुके थे वहाँ पर, जिनके हाथ में हथियार थे और जो अपने साथ में बहुत ज़्यादा आर्मरी साथ में लेके हुए थे। तो ये 40,000 लोग ये क्यों आए, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। बस जानना है तो ये कि हम कैसे पता करें कि वाकई में क्या इंटेंशन थी, तो उसके बारे में केवल अपन डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि चाइना लीक नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा पब्लिक डोमेन में। क्योंकि अगर लद्दाख जैसी टेरिटरी को पूरी को अगर हड़पने के लिए चाइना कोशिश करे तो देखो 40,000 सोल्जर्स हैं, वो बहुत कम थे। और दूसरी तरफ एक छोटी सी बॉर्डर को जिसमें कि लगभग 800 मीटर तक चाइना जो है वो इंडियन टेरिटरी में एंटर होने की कोशिश कर रहा था, तो उसके लिए 40,000 की ट्रूप बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके से दोनों तरफ अगर टेरिटोरियल परसेप्शन को देखें तो वहाँ पर भी 40,000 अपने को सुटेबल नहीं लगता। तो अभी जैसे ही टाइम बीत रहा है तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन का सांस लेने का टाइम मिल रहा है इंडियंस को कि भाई टेंशन तो नहीं बढ़ रही है, एटलीस्ट लड़ाई होने के चांसेस तो नहीं है, वॉर के चांसेस तो नहीं है। क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो एक डिबेट चल पड़ी है, बातचीत होना शुरू हो गई है इंडिया के थिंकर्स के बीच में कि भाई ये चाइना की क्या चाल थी, क्या चाइना चाह रहा था। तो दो इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट के बेसिस पे। पहली देखते हैं, चाइना ने अपना ये जो एक्सरसाइज किया है इसके बारे में ये बिलीव करते हैं फर्स्ट स्कूल वाले, पहली जो सेक्शन है, पहले जो थिंकर्स हैं, कि टेरिटरी स्नैच करना चाह रहा था चाइना इंडिया की, और साथ में इंडिया को लेसन भी देना चाह रहा था कि आप रिपीटेडली जो मैप पब्लिश करते हो ना, सर्वे ऑफ इंडिया जो इंडिया का है वो बार बार जो मैप पब्लिश करता है जिसमें अक्साई चिन को इंडिया अपनी एक इंटीग्रल टेरिटरी बताता है, जिसमें कि जॉनसन अर्दाग लाइन को इंडिया एक्सेप्ट करता है, जिसमें इंडिया की सीधी बॉर्डर लगती है वेस्टर्न सेक्शन में, वेस्टर्न जो सेक्टर है वहाँ पर तिब्बत से। तो इस चीज़ को लेकर के चाइना एक तो टेरिटरी स्नैच करना चाह रहा था, एक स्कूल तो ये बोलती है कि टेरिटरी भी, ज़मीन भी हड़पना चाह रहा है, और इंडिया को सिखाना चाह रहा है कि भाई अक्साई चिन जो है अब उसके बारे में क्लेम करना आप लोग छोड़ दो। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। चलो जॉनसन अर्दाग लाइन कौन सी है वो देख लेते हैं अपन। ये देखो, ये जो ब्लू कलर में है ना, ये वाली लाइन तो है जॉनसन अर्दाग लाइन। ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स ने फाइनलाइज की थी चाइना के साथ में। पर अभी तक अब चाइना ने क्या, अभी करंट क्या सिचुएशन है, ये वाला पूरा रीजन जो है ये चाइना ने कैप्चर कर रखा है, जिसको अक्साई चिन बोलते हैं, और ये है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसमें इंडियन जो है इधर डिप्लॉयड है इंडियन आर्मी, और इधर चाइना की PLA डिप्लॉयड है। ओके, तो इस तरीके से अभी करंट जो सिचुएशन देखिए तो वो ये है, जबकि इंडिया इसको क्लेम करता है खुद की बॉर्डर बताते हुए। ओके, तो इस तरीके से जो ये जो थिंकिंग वाले जो स्कूल है जो ये बोल रहा है कि टेरिटोरियल एग्रेशन दिखाया है और इंडिया को लेसन देना चाह रहा है, तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस स्कूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं। वो गड़बड़ियाँ क्या है कि पिछले जो 4 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं जिन्होंने 20 साल
लगातार सर्विसिंग की है और चाइना के अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करते रहे हैं वो। तो उनका एक जो बातचीत हुई है वो वैसे तो अनफॉर्चुनेटली पब्लिक डोमेन में नहीं आई है कि क्या बातचीत होती है चाइना और इंडिया के बीच में एनएसए लेवल पे, पर कुछ पीसेस के फॉर्म में निकल के आता है। तो हमारे कुछ सवाल उठते हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर के चाइना क्या सोचता है, एक तो ये सवाल उठता है। दूसरा, जो अभी करंट LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसका लद्दाख वाले मतलब वेस्टर्न सेक्टर में 3 सेक्टर हैं चाइना और इंडिया के बीच में, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश आ गया, वेस्टर्न में लद्दाख, और सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और कौन सा बच गया, उत्तराखंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 सवाल उठते हैं। अब इन दोनों सवालों की अगर अपन जो पब्लिक में डोमेन होनी चाहिए थी बातें या हो जाती तो ठीक रहता, तो आइडिया लग जाता क्या था। बट एनएसए लेवल की बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आई अभी तक एक बार भी। इन चारों लेवल की जितनी बातें हुई हैं, प्रीवियस 4 जो एनएसएस ने बात की है, तो कुछ लीकेजेस जो हैं, कुछ आइडियाज़ लगे हैं, तो उनके बेसिस पे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये टेरिटोरियल एग्रेशन तो नहीं था। कैसे? पहली बात, चाइना जो है वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को है ना अभी ना सेटल करके नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ दो, मतलब आने वाली पीढ़ियां सल्टा लेंगी, हमें कोई टेंशन नहीं लेना। करंट टेंडेंसी ये निकल के आती है। दूसरी ये निकल के आती है कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके वरी है कि चाइना का अगर वर्जन पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो टेंशन्स बढ़ जाएंगी। कहने का मतलब चाइना जिस चीज़ जितना टेरिटोरियल क्लेम करना चाहता है, क्योंकि मैप्स अगर एक्सचेंज हो जाए तो पता तो पड़ जाए ना कि चाइना तो कहाँ तक LAC को मानता है या कहाँ तक इंटरनेशनल बॉर्डर को कंसिडर करता है, और इंडिया जो है, इंडिया तो बार बार अपना ओपन करता ही है। तो यहाँ पर इश्यू ये आता है कि चाइनीज़ वर्जन जो है वो वेस्टर्न सेक्टर में LAC को डिक्लेयर करने से कहीं ना कहीं वरीसम है, टेंशन नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो ये जो रिसेंट मोबिलाइजेशन हुआ है ना 40,000 ट्रूप्स का, तो ये केवल 8,800 मीटर तक की ही लैंड को ग्रैब करना, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक सेंस नहीं आता कि 800 मीटर तक की ही ज़मीन क्यों ग्रैब करेगा LAC के वेस्ट में आकर के चाइना। ठीक है, तो इस पूरे इशू को अगर अपन देखें तो NSA लेवल की जो टॉक्स हैं जिन पर नेगोशिएशन होने के लिए बार बार बातचीत होती रहती है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं फोर्स कर दिया है, जो अभी चाइना का एग्रेशन था, कि चाइना खुद अपनी टेरिटरी की तरफ इंडिया की फोर्सेस को 3 डिविजन्स में एग्रेशन करने पे मजबूर करे। दैट मीन्स कि चाइना ने तो एग्रेशन दिखाया एक जगह पे और इंडिया ने इसके जवाब में 3 रीजन्स में एग्रेशन दिखाया, टेरिटोरियल एग्रेशन। तो चाइना क्या ये चाहेगा? ऐसा भी लगता नहीं है। क्यों? 800 मीटर की जगह रोकी है, दूसरा उसके जवाब में इंडियन ट्रूप्स 3 जगहों पे एग्रेशन दिखा चुके हैं, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है कि चाइना का टेरिटोरियल एग्रेशन या टेरिटरी को ग्रैब करने का तो कहीं ना कहीं मनसा या टेंडेंसी नहीं थी। अब दूसरी स्कूल की बात करें, वो ये कहते हैं कि टेरिटरी का तो कोई लेना देना ही नहीं है इस एग्रेशन से। कैसे? इनका ये मानना है कि चाइना जो है वो आने वाले टाइम पे देखो मोस्ट पावरफुल नेशन बनेगा अर्थ पे। ठीक है, और 2030 आते आते USA की GDP को भी ओवरटेक कर जाएगा। तो वर्ल्ड की जो गवर्नेंस होगी ना, उसमें चाइना अपने खुद के रूल्स बनाएगा। अब खुद के रूल्स बनाएगा तो देखो वर्ल्ड में डोमिनेट करना है तो एशिया में तो पहले डोमिनेट करना पड़ेगा, और एशिया में जब डोमिनेंस की बात आएगी तो इंडिया जो है चाइना के बीच में खड़ा मिलेगा। तो इस केस में चाइना को कहीं ना कहीं इंडिया को तो रोकना पड़ेगा। तो ये एक मैसेज था, चाइना ग्रो करना चाह रहा है तो इंडिया कहीं हर्डल ना बने। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो चाइना की सदर्न बॉर्डर है ना, उस पे सारी पे इंडिया कंटेस्ट करता हुआ दिखाई देता है। चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करो, चाहे सिक्किम वाले रीजन में, भूटान में जो डोकलाम वाले रीजन में एग्रेशन दिखाया 2017 में, वहाँ पे देख लो, अब चाहे लद्दाख में देख लो, तो इंडिया कहीं ना कहीं कंटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। रही सही में इंडिया ने चाइना को जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया। दूसरा, चाइना को कंटेन करने के लिए एंटी चाइना मैरीटाइम कोalition क्रिएट कर रखा है, क्वेड की जो बात होती रहती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वहां पर भी इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है, और अफ्रीका में भी चाइना कहीं पे अगर अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया वहां पे ऑपोजिशन में खड़ा मिलता है। तो
दूसरे सेक्टर में देखिए जहाँ पे ताइवान, हांगकांग और सिंजियांग वाले रीजन में चाइना अपनी एग्रेशन दिखा रहा है, वहाँ के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर भी इंडिया जो है चाइना को सपोर्ट नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है हर तरफ से इंडिया चाइना के अगेंस्ट में खड़ा दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देख रहे हो आज इंडिया के रिलेशनशिप यूएसए से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो चाइना यूएसए की तो राइवलरी वैसे ही बन रही है। तो अल्टीमेटली एशिया में इंडिया बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए। तो ये एक मैसेज आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे लें कि चाइना का जो पॉलिटिकल जो पूरा बैकग्राउंड है ना, वो इस थॉट प्रोसेस पे नहीं है जो एनलाइटनमेंट के बेसिस पे स्टडी करके आगे बढ़े हों। वोल्टायर को नहीं पढ़ते हैं वो, ना रूसो को पढ़ते हैं, ना एडम स्मिथ को पढ़ते हैं, न लोक को पढ़ते हैं, न कांट को पढ़ते हैं, किसी को नहीं पढ़ते जिन्होंने एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक का आइडिया दिया था, एस्टैब्लिश किया था इस कॉन्सेप्ट को। वहाँ पर तो वो लोग केवल अथॉरिटेरियन रिजीम की बात करते हैं, उन्हीं के बारे में वो सोच के आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब चाइना अपनी अथॉरिटी मनवाना चाहता है, इंडिया लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। ठीक है। अगर 1991 के बाद में देखें, जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो यूएसए ने अपना खुद का हेजेमन स्टैब्लिश किया, अपनी दादागिरी चलानी शुरू कर दी। चाहे अब वो इराक वॉर हो, चाहे अफगानिस्तान में अपनी जो चाल चलनी हो वो हो, चाहे सीरिया में इंस्टेबिलिटी अभी चल रही हो, हर जगह पे यूएसए ने अपनी चाल चलने की कोशिश की 1991 के बाद में। ठीक है। तो चाइना भी अगर 2030 के बाद में इस तरीके से अपनी हेजेमनिक पावर बना लेता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सरप्राइजिंग टास्क हो सकता है। तो सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी, जहां पे एक ह्यूमन बीइंग के राइट्स की बात की जाती है, वो चाइना की फॉरेन पॉलिसी का कभी पार्ट ही नहीं रही है, ना रहेगी आगे। ठीक है। तो चाइना अगर लीडर बनता है, एक पावरफुल कंट्री की तरह इमर्ज होकर आता है, तो इंटरनेशनल जितने भी फाइनेंशियल, ट्रेड, डिप्लोमेटिक, आर्म कंट्रोल या न्यूक्लियर एग्रीमेंट जितने भी है ना, उन सब को ओवरटर्न करेगा, चेंज कर देगा। जो पिछले 70 साल में डेवलपमेंट आया ना, उनको सबको चेंज करेगा, क्योंकि आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशन जो अभी करंटली चल रहे हैं, वो तो सारे के सारे इन थिंकर्स की आइडियोलॉजी के बेसिस पे हैं। रूसो, वोल्टायर, लॉक, कांट, इनकी आइडियोलॉजी पे है। तो चाइना तो इनको पलटेगा, एकदम चेंज कर देगा। तो जब तक चाइना को कोई भी नेशन एक सिंबॉलिक ट्रिब्यूट देगा ना कि हाँ जी चाइना बहुत अच्छा है, चाइना बहुत बढ़िया है, तब तक तो देखो चाइना हेल्प देता रहेगा, या फिर एक तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा जिसको बोला जाता है हैंड्स ऑफ पॉलिसी, जिसमें चाइना अपना एक असर्शन नहीं दिखाएगा। जैसे कि नॉर्थ कोरिया चाइना के बिल्कुल कनेक्टेड है। नॉर्थ कोरिया की मानता है चाइना की हेजेमनी को, चाइना को एक्सेप्ट करता है, हाँ जी आप लीडर हो। तो इस वजह से चाइना कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाता। बाकी इंडिया को देख लो, साउथ ईस्ट एशिया में देख लो, जिन लोगों ने भी चाइना को क्वेश्चन किया है, वहां पर चाइना अपनी एग्रेशन दिखा रहा है। तो इंडिया को जरूरी है कि एक बातचीत होनी चाहिए, एक विसिफरस डिबेट होना चाहिए, वोकल लेवल पे डिबेट होना चाहिए, जिससे कि चाइना के इंटेंशंस को अपन फाइनलाइज कर सकें। और इंटरनेशनल ऑर्डर अगर इस तरीके से नया बनता हुआ दिख रहा है, तो हमें हमारी स्ट्रेटजी को रीअलाइन करने की ज़रूरत है। अगर ये चाइना ने जो बॉर्डर एग्रेशन दिखाया है, उसको अगर अपन देखें, तो हमें वहाँ पर 3.5 लाख जो ट्रूप्स हमने डिप्लॉय करने का टारगेट रखा है, वो कहीं ना कहीं एडिक्वेट हैं। पर अगर चाइना की इंटेंशन केवल यही है कि इंडिया को केवल एक लेसन दिया जाए कि भाई आप अपने घर में, कहने का मतलब आप अपनी चद्दर तक ही रहो, ज़्यादा पैर मत फैलाओ, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं चाइना चाहेगा कि हम उसको उसके अंडर सरेंडर कर जाएं, सबमिसिव हो जाएं। हाँ, जो चाइना चाह रहा है उसको हम हाँ में हाँ मिलाते रहें। तो हमें यहाँ पर एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, जिसमें डिप्लोमेटिक इश्यूज़ को भी अच्छे से समझना है, तो मिलिट्री मीन्स को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें अपन देखते हैं पीएम मोदी का जो 70th बर्थडे है, उस पर अभी बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। इस आर्टिकल में अपन स्कीम्स के बारे में देखेंगे कि करंट गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम कंडक्ट करा रखी है सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर इंश्योर करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ें थी वो शायद आंसर राइटिंग में यूज़फुल नहीं थी, तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया उनको। आप पढ़ना चाहो तो आर्टिकल को जरूर न्यूज़पेपर से देख लेना। देखो, अभी तक की जर्नी हमारी थी अंत्योदया की। अंत्योदया का मतलब क्या होता है? जो लाइन में बिल्कुल लास्ट खड़ा हो, गरीबी में भी सबसे गरीब, उसको अपलिफ्ट करना। उससे हम राष्ट्रोदय की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम हमारे नेशन को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं।
चाहे वो पुअर हो, यूथ हो, फार्मर्स हो, वुमेन हो, मतलब जितने भी परेशान या मार्जिनलाइज सेक्शन थे उनको हमने एड्रेस किया है इस गवर्नमेंट के अंडर में। कैसे? सबका साथ सबका विश्वास के एक प्रिंसिपल में, जिसमें कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम, उज्ज्वला स्कीम ये चलाई गई है। उज्ज्वला स्कीम में जो वुमेन को एक सेल्फ प्राइड का एटीट्यूड देता है, सेल्फ रिलायंस का एटीट्यूड देता है, और साथ में ट्रिपल तलाक को भी अबॉलिश करना, जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट और ज़्यादा इंश्योर हो पाया है हमारे सेक्युलर कंट्री में। ऐसे ही वेलफेयर स्कीम्स की बात की जाए तो सोशल जस्टिस और पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में सब्सिडाइज्ड हाउस बनाए गए हैं, जिससे कि पुअर और जो भी डाउन ट्रोडन सेक्शन है ना, उनको 3 करोड़ से भी ज़्यादा घर सस्ते में अवेल कराए गए हैं। इसके अलावा हर घर बिजली योजना, सौभाग्य स्कीम आपने देखी होगी, उस स्कीम के अंडर में 4 करोड़ से भी ज़्यादा फैमिलीज़ को इस स्कीम के अंडर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसमें जो बिलो पुअर्टी लाइन में रहने वाले परिवारों में जो औरतें हैं उनको कार्बन से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए हेल्प की गई है, तो 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, उसमें 12 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है, तो मुद्रा योजना के अंतर्गत 23 करोड़ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरीके से आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें कि सेकेंडरी और टर्शरी जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए उसमें एक इंश्योरेंस दिया गया है, तो उससे 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री जो क्रॉप स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री की जो किसान सम्मान निधि योजना है उसके अंडर में, या एमएसपी के थ्रू फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे ही यूथ जो हैं वो सेल्फ रिलायंट बन सके, सेल्फ सफिशिएंट बन सके, उनके लिए स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी स्कीम चलाई जा रही हैं और उनको सप्लीमेंट किया जा रहा है मुद्रा योजना के अंतर्गत में, जिससे कि वो क्रेडिट ले सकें और अपनी खुद की क्रिएटिविटी, खुद की एंटरप्रेन्योरशिप, खुद की इनोवेशंस को और अपने सपनों को सही में संजो सके और रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। ऐसे ही देखें तो नमामि गंगे जैसी स्कीम, जिनसे कि हमारी खुद की जो नेशनल हेरिटेज हैं, गंगा नदी जैसी रिवर्स, उनको रिजुवनेट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पारित करवाया गया, तो वो भी एक अच्छा अचीवमेंट है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट देने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दी, और ऐसे ही जो हमारी मिनिस्ट्री है टूरिज्म की, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्कीम के अंडर में बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाती रहती है, जिससे कि इंडिया की इंटीग्रिटी और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकें। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आज इंडिया इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर बन चुका है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्कीम जो है आपके काम आ सकती है आंसर राइटिंग में, और इन स्कीम्स की डिटेल पढ़ लेना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में कहीं ना कहीं इनमें से 1-2 स्कीम मिल जाए अपने को। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्कशन भी यहीं खत्म होता है, आज का डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू।